So now let's talk about one of the most promising crypto narrative for next bull run, RWA जिसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एसेट नरेटिव. सो ये नरेटिव क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके कौन से टॉप प्रोजेक्ट्स है, कौन कौन सी इसके अंदर कैटेगरीज होती है, उसके बारे में बात करते हैं, उसको डिटेल में डीप डाइव करते हैं. सो RWA नरेटिव को जब समझने जाते हैं तो RWA का फुल फॉर्म जो होता है रियल वर्ल्ड एसेट होता है. उसका मतलब ये है कि जो भी रियल वर्ल्ड एसेट है उनको आपने टोकनाइज कर लिया और टोकनाइज करके उस पर लिक्विडिटी ब्रिंग कर ली, क्योंकि रियल वर्ल्ड एसेट पे सबसे मेजर जो चैलेंज होता है वो लिक्विडिटी का होता है. जैसे रियल इस्टेट की बात करते हैं, रियल इस्टेट प्रॉपर्टी एक रियल वर्ल्ड एसेट है, बट आपके पास रियल इस्टेट प्रॉपर्टी है, आपको किसी भी टाइम उसको सेल करना है तो आपको इंस्टेंट लिक्विडिटी नहीं मिलती, इंस्टेंट आप सेल नहीं कर सकते. सो मार्केट प्लेस अवेलेबल नहीं है. सो लिक्विडिटी का काफ़ी बड़ा मेजर क्रंच होता है और ट्रांसपेरेंसी का मेजर क्रंच होता है, और जो टाइम लगता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है जब भी आप रियल वर्ल्ड एसेट में बाई सेल का प्रोसेस फॉलो करते हो. और जो ट्रांजेक्शन फ़ीस होती है, जो मिडिल मैन फ़ीस होती है, वो भी ज़्यादा होती है. तो ये जो सारी इश्यूज़ है उनको सॉल्व करने के लिए इनको टोकनाइज करके ऑन चेन लेके आया जाता है, ब्लॉकचेन पे उनको टोकनाइज किया जाता है और लोगों को इनवाइट किया जाता है कि आप KYC वगैरह फॉलो करो, आपका ID वेरीफाई वगैरह करो, और जो बंदा अलाउ है इन RWA एसेट पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो उनमें इन्वेस्ट कर सकता है, उनको बाई कर सकता है, सेल कर सकता है, प्राइमरी मार्केट से बाई कर सकता है. और सेकेंडरी मार्केट पे यहाँ तक ये भी ऑप्शन मिलता है कुछ RWA के केस में कि वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टर चाहे, जैसे हम भी टोकन जैसे ट्रेड करते हैं वैसे RWA की एसेट्स वगैरह ट्रेड कर सकते हैं फ्यूचर में. सो RWA के एसेट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होता है वो स्टेबल कॉइन्स होता है. जो फिएट बेस्ड स्टेबल कॉइन है, USDC हो गया, USDT हो गया, वो RWA के अंदर ही आते हैं. उनकी जो बेकिंग होती है वो US डॉलर से होती है. एग्जाम्पल के लिए जितना मार्केट कैप USDC का है उतने ही अमाउंट के US डॉलर उनके पास पड़े हैं, चाहे वो US के गवर्नमेंट बॉन्ड पे पड़े हैं या फिर कैश रिजर्व में पड़े हैं या फिर कहीं पे इन्वेस्टेड है, बट उनके पास उतना बैलेंस शीट के अंदर उतना अमाउंट एट ए टाइम पड़ा है. राइट. सो वो बैकिंग हो जाती है, तो वो रियल वर्ल्ड बैकिंग होनी चाहिए. जो भी टोकन है उसकी बैकिंग रियल वर्ल्ड होनी चाहिए. जैसे बाकी जैसे ERC-20 की बात करते हैं, अल्ट कोइंस की बात करते हैं, या फिर जो टोकन हम जनरली ट्रेड करते हैं उनकी बात करते हैं, उनके पीछे क्या बैकिंग होती है? उनके पीछे कोई बैकिंग नहीं होती है. उनको एक बंदा इशू कर लेता है विदाउट एनी बैकिंग, विदाउट एनी इनहेरेंट वैल्यू, और उनको हम ट्रेड करते हैं बेस्ड ऑन की वो प्रोजेक्ट कैसा कर रहा है, बेस्ड ऑन की कम्युनिटी कैसा बोल रही है. बट यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है. यहाँ पे जो भी एसेट आप बाई कर रहे हो उसके पीछे बैकिंग है. राइट. और उस एसेट की ग्रोथ होगी उस बैकिंग पे डिपेंड करेगा कि जैसे रियल इस्टेट की प्रॉपर्टी जिस हिसाब से ग्रो हो रही है वैसे ही आपका टोकन ग्रो होगा, तो पूरा बैक रहेगा. जैसे वो ग्रो करेगा वैसे ही आपका जो टोकन है वो ग्रो करेगा. सो इसके अंदर अलग अलग कैटेगरीज होती है, वो एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी RWA के अंदर आ जाती है. सबसे पहली जो इसमें कैटेगरी होती है वो यील्ड बेरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है. ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनको आप होल्ड कर रहे हो तो आपको यील्ड मिल रहा है, मतलब आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, हर साल कुछ रिटर्न मिल रहा है. सो इस टाइप के जो यील्ड बेरिंग एसेट होते हैं वो डिविडेंड पेइंग एसेट्स हो गए. डिविडेंड पेइंग एसेट मतलब कुछ स्टॉक जो डिविडेंड पे करते हैं अपने होल्डर को. स्टॉक मार्केट में आपको ऐसे कुछ स्टॉक मिलेगा, आप उनको होल्ड कर रहे हो तो आपको 3-4% रिटर्न मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है. तो इस टाइप के स्टॉक्स हो गए, इक्विटीज़ हो गई. रॉयल्टी स्ट्रीम्स हो गई, जैसे आपने कोई म्यूजिक के रॉयल्टी बाई की है, वो म्यूजिक आगे जाके काफ़ी ज़्यादा बिजनेस कर रहा है, उसकी काफ़ी सेल वगैरह हो रही है, उसकी जो भी रॉयल्टी जनरेट हो रही है उसका आपको उसका इनकम मिल रहा है, तो रॉयल्टी स्ट्रीम्स के अंदर आ गए. रियल एस्टेट की बात करते हैं तो रियल एस्टेट के अंदर हार्ड एसेट्स आ जाते हैं. हार्ड एसेट्स में आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आ गई. एस्टेट के फंड होते हैं वो आ जाते हैं. नॉन ट्रेडेड REITs होते हैं वो आ जाते हैं. तो रियल एस्टेट की फंड्स हो गए, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी होगी, उनको भी आप टोकनाइज कर सकते हो. अल्टरनेटिव एसेट्स की बात करते हैं तो प्राइवेट एसेट आ जाते हैं, किसी कंपनी में इक्विटी हो गई, स्टार्टअप के शेयर्स हो गए, डेप्ट हो गया. कलेक्टिबल्स आ जाते हैं, कोई आर्ट पीस हो गया, कार्स हो गया, स्प्रिट्स हो गया. स्प्रिट्स में आपकी कोई विस्की हो गया, वाइन हो गया, उनको भी आप टोकनाइज करके सेल कर सकते हो. राइट. सो यहाँ पे कोई भी टाइप का रियल वर्ल्ड एसेट हो उसको आप टोकनाइज कर सकते हो और मार्केट प्लेस पे उसको सेल कर सकते हो, और जो बंदा क्वालिफाई हो उसको बाई कर सकता है और आगे जाके सेकेंडरी मार्केट में भी उसको सेल कर सकता है. उसकी ट्रेडिंग हो सकती है, उसमें लिक्विडिटी आ सकती है, उसका पूरा मार्केट बन सकता है. तो कई सारे जो मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे ये भी प्रॉब्लम होती है कि हमको एक्सेस नहीं मिल पाता, हर एक बंदे को एक्सेस नहीं मिल पाता. हम चाहे भी तो सपोज हमको टोमेटो में सपोज ट्रेडिंग करनी है, तो टोमेटो में इज़ ए काइंड ऑफ कमोडिटी. सो उसके जो कमोडिटी के ट्रेडर्स हैं वही उसको कर पाएगा. आपको करना है तो आपको वो कलेक्शन बनाना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा, तब जाके आप कर पाओगे. कई बार ऐसा लगता है ना, कुछ ऐसे कमोडिटी होती है, ऑयल की प्राइस बढ़ जाती है, कई बार अनियन की प्राइस बढ़ जाती है, टोमेटोज़ की प्राइस बढ़ जाती है. हम सोचते हैं यार ये हमने लॉन्ग किया होता, यहाँ पे हमने कुछ बाई किया होता, इन्वेस्टमेंट किया होता तो हमको फ़ायदा हो गया होता. टोमेटो इज़ जस्ट वन ऑफ द एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ. इंडिया में लाइक 4-5x के आसपास उसकी प्राइस गई थी बीच में 2-3 महीने में. सो अगर टोमेटोज़ का टोकनाइज
वर्जन आपको मिलता है टोमेटो का, टोकन होता है टोमेटो टोकन, और वो काइंड ऑफ टोकनाइज उसको किया गया होता है, और वो आप बाई कर पाते हैं और उसको इजीली सेल कर पाते हैं सेकेंडरी मार्केट में। ऐसे एक्सचेंज पे बाई सेल होती है, उनकी भी बाई सेल होती, तो कितना क्रेजी सिनारियो हो जाता, राइट। सो अल्टरनेटिव क्लासेस यहाँ पे बनेगी, कई सारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डेरिवेटिव्स आएंगे, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ RWA आएंगे जो लोगों ने सोचे भी नहीं है। कॉमोडिटीज़ इस पे कई सारी को टोकनाइज होगी, इक्विटीज़ टोकनाइज होगी, स्टॉक मार्केट टोकनाइज होगा, गोल्ड टोकनाइज होगा, सिल्वर टोकनाइज होगा, सब टोकनाइज होना स्टार्ट हो गए। रियल इस्टेट, काफ़ी बड़ा रियल इस्टेट का मार्केट है, वो भी टोकनाइज धीरे धीरे करके होगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा थीम है, काफ़ी बड़ा मार्केट है, उसका अर्ली फेज़ है। आने वाले 10 साल में काफ़ी कुछ हो सकता है, तो हम इसकी हाइप स्टेज में काफ़ी जल्दी जाने वाले हैं। नेक्स्ट बुल मार्केट आएगा तब इसकी पहली हाइप स्टेज आएगी RWA की। ऐसी हाइप स्टेज आएगी जैसे ICO की आई थी 2017 में, जैसे IDO की आई थी। सो जब हाइप स्टेज में कोई नरेटिव होता है, हाइप स्टेज में कोई थीम होती है, वहाँ पे पोटेंशियल भी ऐसा होता है कि काफ़ी अच्छा होता है, और रिटर्न्स भी क्रेजी मिलते हैं। लाइक जितना नहीं सोचा होता उससे ज़्यादा ही मिलता है। अगर एक्चुअल में 10x रिटर्न ही मिलना चाहिए तो 100x मिल जाता है। 99% प्रोजेक्ट डाउन हो जाते हैं, निकल जाते हैं। बट हाइप स्टेज में लोग सारे एंटर करते हैं, इन्वेस्टर एंटर करते हैं, बिल्डर एंटर करते हैं, VC फंड आते हैं, सब पैसा उस पर डालते हैं, उसको बड़ा मार्केट बनाते हैं, एक लेवल पे लेके जाते हैं, फिर वहाँ पे कैश आउट करते हैं, वो वापस नीचे आ जाता है। बट वो लेवल पे जाने के लिए अभी काफ़ी टाइम है, तो अभी तो काफ़ी अर्ली फेस है। अभी भी आपने सही तरीके से RWA की नैरेटिव को समझ लिया, सही प्रोजेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, अपॉर्चुनिटी को समझ लिया, तो यहाँ पे बहुत पोटेंशियल हो सकता है। सो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो एक और कैटेगरी ये भी, तो उसमें ETFs हो गए, इंडाइसिस हो गए, स्टेबल कॉइन्स हो गए। स्टेबल कॉइन्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर RWA एसेट है जो हम इतने टाइम से यूज़ कर रहे हैं। हालांकि हमको पता नहीं था कि उसको RWA बोलते हैं, वो रिसेंटली मालूम पड़ा, क्योंकि ये नया टर्म मार्केट में आया है, एक नया नैरेटिव मार्केट में आया है। नया नैरेटिव आता है तो साथ में नए टर्म्स आते हैं, नई टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी पड़ती है, तो उसके हिसाब से अभी सबको RWA बोला जाता है। तो यहाँ पे ये तो क्लियर होगा कि RWA एसेट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी होती है, क्या पोटेंशियल है, वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी कौन कौन सी कैटेगरी में RWA के प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं और कौन सी कैटेगरी में ज़्यादा प्रोजेक्ट आने वाले, लाइक टोकन आने वाले हैं। और उससे पहले ये समझ लेते हैं कि जो RWA की कैटेगरी के अंदर टोकन है, उनकी यूटिलिटीज़ क्या हो सकती है और क्या यूटिलिटीज़ ऑलरेडी है जो टोकन काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे जो पॉसिबल यूटिलिटी है वो पहली तो गवर्नेंस की है। तो गवर्नेंस विल बी काइंड ऑफ कॉमन यूटिलिटी, कि कोई भी RWA प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काइंड ऑफ कोई पर्टिकुलर टाइप का RWA वहाँ पे लोग इशू कर पा रहे हैं, और वहाँ पे इन्वेस्टर उसको बाई सेल कर पा रहे हैं, वहाँ पे ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, तो वहाँ पे जो भी वो फीस जनरेट करेंगे तो वो हो सकता है टोकन होल्डर के साथ शेयर करें। उस टोकन का यूज़ गवर्नेंस में भी हो सकता है। गवर्नेंस इसलिए ज़रूरी है कि कौन से एसेट को वहाँ पे लिस्ट करवा रहा है, कौन से एसेट का टोकनाइजेशन करना है, वो एक प्रपोजल के थ्रू वो डिसाइड किया जाता है। लाइक लोग मिलकर डिसाइड कर सकते हैं, जो टोकन होल्डर है वो वोटिंग प्रोसेस के थ्रू डिसाइड कर सकते हैं। इसलिए गवर्नेंस वाला पार्ट होने वाला है। स्टेकिंग वाला पार्ट भी काफ़ी कॉमन है, वो भी होने वाला है। स्टेकिंग वाला पार्ट इसलिए होने वाला है कि आप स्टेक करोगे जो भी वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पर्टिकुलर RWA एसेट को ट्रेड किया जा रहा है या इशू किया गया है। सो वहाँ पे जो भी वो उनका ट्रांजेक्शन फीस जनरेट हो रही है या फिर उनकी जो भी इनकम जनरेट हो रही है वो शेयर की जाएगी, जो लोग स्टेक करेंगे। और इसके अलावा जो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे उसमें भी ये प्रोविज़न होगा, उनको भी इंसेंटिव मिलेगा। जो लोग लिक्विडिटी प्रोवाइड करेंगे उनको ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा, जो स्टेकिंग प्रोवाइड करेगा उनको थोड़ा कम मिलेगा। जो गवर्नेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, या गवर्नेंस में भी लॉकिंग का भी सिस्टम हो सकता है, V333 का गवर्नेंस भी ये फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे लॉक कर सकते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो जहाँ लॉकिंग वाली गवर्नेंस होगी, जहाँ पे आपको टोकन को लॉक करना पड़ रहा है कुछ टाइम फ्रेम के लिए, जितना लंबा आप टाइम फ्रेम पे लॉक करोगे उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव ज़्यादा मिलेगा। तो उस टाइप से ये पूरा प्लान कर सकते हैं। तो ये कॉमनली इस टाइप से इसका यूज़ होने वाला है। तो अल्टीमेटली मेन वैल्यू कैप्चर RWA के प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे आता है। एक तो RWA के प्लेटफॉर्म अलग अलग टाइप के RWA के लिए डिज़ाइन किए जाएंगे। कुछ प्लेटफॉर्म जो है पर्टिकुलर RWA को सपोर्ट करेंगे, और कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म होंगे जो इंफ्रा की तरह काम करेंगे, जहाँ पे आप कोई भी टाइप का RWA लॉन्च कर सकते हो। यहाँ पे जनरली ट्रांजेक्शन फ़ीस का मेन रोल होगा, तो ट्रांजेक्शन फ़ीस की मेन यूटिलिटी होगी। जैसे सेंट्रीफ्यूग उसका एग्जांपल है, RWA इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, ये L1 ब्लॉकचेन है। यहाँ पे आप अलग अलग टाइप के RWA लॉन्च कर सकते हो। वहाँ पे आपको US बॉन्ड की ट्रेजरी के RWA मिलेंगे, वहाँ पे आपको रियल इस्टेट का RWA मिलेगा। वहाँ पे कई सारे बड़ी कंपनीज ने भी RWA लॉन्च किया है, मेनली US ट्रेजरी बॉन्ड के RWA आपको वहाँ पे मिलेंगे। सो वहाँ पे आप बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लाइक वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो इससे काइंड ऑफ प्राइमरी मार्केट प्लेस, काइंड ऑफ प्राइमरी प्लेटफॉर्म, बट वहाँ पे आगे जाके और भी डिफरेंट टाइप के RWA को वो लोग सपोर्ट करेंगे। L1 ब्लॉकचेन है, वहाँ पे ट्रांजेक्शन फ़ीस कम है, और ट्रांजेक्शन फ़ीस इज़ वन ऑफ द यूटिलिटी है। गवर्नेंस भी वहाँ पे एक यूटिलिटी है। तो इस टाइप से RWA इंफ्रा के अंदर सेंट्रीफ्यूग काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, उसका खुद का टोकन ऑलरेडी आया हुआ है सेंट्रीफ्यूग करके।
तो वो भी आप थोड़ा देख सकते हो, टोकोनोमिक्स समझ सकते हो, फंडामेंटल उसका चेक कर सकते हो, माइलस्टोन चेक कर सकते हो। इसका टीवीएल भी काफ़ी सही है। और यहाँ पे टीवीएल से याद आया कि एक चीज़ मैं आपको मेंशन करना चाहूँगा कि आरडब्ल्यूए का जो टीवीएल है, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टीवीएल है किसी भी डिफाई कैटेगरी में। मैं आपको एक बार उसका दिखाई देता हूँ डैशबोर्ड में जाके। तो डिफाई लामा, जैसे मैंने पिछले नरेटिव वाले टॉपिक में भी बताया था जब लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव की बात कर रहे थे, बाकी इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में। तो यहाँ पे डिफाई के जितनी भी कैटेगरीज हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हो। और डिफाई की कैटेगरीज की बात करते हो तो आर डब्ल्यू इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिफाई की कैटेगरी, राइट। सो ये कुछ डिफाई से अलग नहीं है, डिफाई के अंदर ही आता है। तो कैटेगरीज में आपको जाना होता है सिंपली, और जो भी डिफाई की कैटेगरी है उसमें आपको उसका ग्रोथ देखना है, टीवीएल देखना है। तो वहाँ पे जाके देख सकते हो उसमें कौन सा प्रोजेक्ट के पास कितना टीवीएल है, वो आपको पता चल जाता है। इसका जो टोटल टीवीएल चल रहा है वो 1.2 बिलियन डॉलर से ऊपर चल रहा है। और ये पिछले 10 महीने में आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट 50 मिलियन से 1.2 बिलियन के आसपास गया, क्योंकि 10 महीने पहले ये सब स्टार्ट हुआ है। 10 महीने से ही ये जो सेक्टर है वो हॉट होना स्टार्ट हुआ है और एक्टिविटी बढ़नी स्टार्ट हुई है। तो इसका टीवीएल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और ये टीवीएल आगे जाके काफ़ी और बढ़ेगा। लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट कैटेगरी बनने वाली है। आने वाले 3-4 साल में देखोगे कि डिफाई की जो सबसे बड़ी कैटेगरी जो बनेगी, डिफाई का सबसे बड़ा जो मार्केट जो आएगा वो आरडब्ल्यू में ही आने वाला है। सबसे बड़ी कैटेगरी बनने वाली, कोई इसको रोक ही नहीं सकता। यहाँ पे खाली एक जो मेन प्रॉब्लम ये है कि लीगल साइड पे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस काफ़ी ज़्यादा है। तो लीगल पॉलिसी, रेगुलेशन साइड पे पॉलिसीज़ क्लियर बननी चाहिए, क्योंकि आरडब्ल्यूए के अंदर आपको जब पार्टिसिपेट करना है प्राइमरी मार्केट में, तो वहाँ पे आपको केवाईसी करनी पड़ती है और कई बार एएमएल लॉ फॉलो करने पड़ते हैं। और वो कंपनी डिसाइड करती है कि किन किन को आपको इनवाइट करना है, कौन कौन अलाउ हो सकते हैं उस आरडब्ल्यूए को बाई करने के लिए।